हेलो एवरीवन, आज हम ये क्लास 6 की जो हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम 4th चैप्टर करेंगे 6th क्लास का। तो 4th चैप्टर में हम मानचित्र के बारे में देखेंगे। मानचित्र क्या होता है? मैप, जिसे हम मैपिंग बोलते हैं, उसके बारे में। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी है उसके बारे में हमने पहले हम ब्रह्मांड के बारे में किया, फिर पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, फिर अक्षांश देशांतर सभी रेखाएँ हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? अब देखिए, जब हम केवल पृथ्वी के किसी एक भाग, जिसमें अपने देश और राज्य, जिले, शहरों और गांव के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता। जब हम ग्लोब पर हम पूरे देश के बारे में, हमें पूरे संसार के बारे में पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? मानचित्र को उपयोग करते हैं। जब हमें हमारे किसी देश के किसी राज्य, उसके अंदर किसी ज़िले, किसी गांव के बारे में पता करना हो, तो उसके लिए मानचित्र की ज़रूरत होती है। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। चपटी सतह मतलब कि एक पेज टाइप कुछ बना हुआ, उस पर कोई भी चित्र जो बना दिया जाता है तो उसको मानचित्र कहा जाता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मतलब आप मान लीजिए ये गोलाकार सतह है, तो इसको अगर आप कहें कि हम पृथ्वी को ऐसे चौड़ा कर देंगे तो हम इसको चपटा नहीं कर सकते, बल्कि इसका एक मानचित्र, मैप तैयार कर सकते हैं। मानचित्र हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र और कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरा मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बनता है। मतलब आपने एटलस सुना होगा, है ना? एटलस जो बुक होती है जिसमें सभी मैप होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें जो राजनीतिक मैप भी होते हैं, भूगोलिक मैप भी होते हैं किसी कंट्री के, तो वो एटलस बन जाता है जब बहुत सारे मैप को एक साथ रख दिया जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम कोई भौतिक मानचित्र देखते हैं, भौगोलिक मानचित्र होते हैं, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? पृथ्वी है जो, उसकी प्राकृतिक आकृतियाँ, जो शेप्स होती हैं प्राकृतिक, पठार, पर्वत, मैदान, नदियाँ, महासागरों, तो इनको जो जिन मैप पर दर्शाया जाता है तो उनको भौतिक जहाँ उचावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब कि इनको जियोग्राफिकल मैप भी नहीं, इनको फिजिकल मैप भी कहा जाता है। जियोग्राफिकल भी कह सकते हैं, फिजिकल भी, ठीक है। इसके बाद आता है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों के राज्य और उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसके अलावा आते हैं थीमेटिक मानचित्र भी होते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी देते हैं, जैसे कि सड़कों के मानचित्र जिसमें सड़कें दिखाई होती हैं, वर्षा के मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र। तो इन सभी प्रकार को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में जो सूचना दी जाती है उनका उचित नामकरण दिया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो थीमेटिक मानचित्र में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है? दूरी इम्पोर्टेंट होती है, उसके साथ दिशा भी, और दिशा के साथ ही प्रतीक। मतलब एक चिन्ह, सिंबल दिया होता है, उस सिंबल से हमें पहचानना होता है कि ये कौन सी जगह कहाँ पर है। उसके बाद होती है दूरी। दूरी क्या होती है? मानचित्र जो होता है एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटे कागज के एक पन्ने पर दर्शाया गया एक उसका जो रूप होता है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है जो स्थानों के बीच की दूरी है वो वास्तविक रहे। तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। तो इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना तैयार किया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर जो दूरी दिखाई गई है उनके बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अपने विद्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है,
जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा। मतलब 10 किलोमीटर, अब देखिए इतना बड़ा मैप तो बनेगा नहीं 10 किलोमीटर, उसको हमने एक छोटे कागज़ पर दर्शाना है। तो 10 किलोमीटर को हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर कि जो 2 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए इतना है, 2 सेंटीमीटर का ये क्षेत्र है, तो आपको इसे 10 किलोमीटर का मानना होगा। तो इसी तरह से मानचित्र बहुत ध्यान से तैयार किए जाते हैं। 1 सेंटीमीटर स्थल को 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। इसी तरह रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसी तरह पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर जो भी दिया गया है ना, जो भी दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच आप दूरी का पता लगा सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि उपमहाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाया जाता है ना, जब बड़े बड़े जो भाग होते हैं उपमहाद्वीप, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाता है और इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब किसी बड़ी बड़ी चीज़ों को दर्शाना हो तो फिर छोटा पैमाना यूज़ किया जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि गांव शहर को दर्शाना हो तो हम बड़े पैमाने का यूज़ करते हैं। जैसे 500 मीटर दूरी के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार की मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। मतलब बड़े पैमाने वाले जो होते हैं वो हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये एक क्रिया दी हुई है, तो आप इसमें देखिएगा। तो इसमें पैमाना तैयार किया गया कि 1 सेंटीमीटर को आपने मानना है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर के बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर है फलूदान, करीम का घर, शीला, विकास, यहाँ पर दुकानें हैं, कुआं है, विद्यालय, खेल का मैदान, पेड़ लगा हुआ है, सामुदायिक केंद्र, पोस्ट ऑफिस है। तो ये सभी एक गांव का मानचित्र दिया गया है जिसे हम पैमाने के ज़रिए समझ सकते हैं। इसके बाद आती है दिशा। दिशा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मैप को समझने के लिए। अगर आपको दिशा का नहीं पता, मतलब डायरेक्शंस नहीं पता होंगी, तो आप सही से मानचित्र को रीड नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शंस पहले पता हो। ये देखिए ऐसे डायरेक्शंस होती है, इधर होती है ईस्ट, उसके ऑपोजिट होती है वेस्ट, और यहाँ पर होती है नॉर्थ, और इधर होती है साउथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये 4 दिशाएं होती हैं। अब देखिए मानचित्र पर एक तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है, ठीक है। ऊ का मतलब होता है उत्तर, उत्तर दिशा को इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो दूसरी दिशाएं जैसे कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर हमें एक दिशा पता हो तो बाकी दिशाएं भी हमें पता चल सकती हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है। प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। प्रधान जो होते हैं उनको दिग्बिंदु कहते हैं। ये देखिए ये दिशाएं हैं, तो ये जो प्रधान बिंदु होते हैं इनको दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं होती हैं और भी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब देखिए दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है, तो हमें पता है इधर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दुकान से जो विद्यालय की दिशा कहाँ पर है, ईस्ट में है। तो ऐसे ही मानचित्र पर दिशा का पता लगाया जाता है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। एक यंत्र है ये जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। जो चुंबकीय सुई की दिशा होती है, कोई भी चुंबक होता है तो उसको हमेशा, मान लीजिए कोई भी चुंबक है, आपको उसको नॉर्थ साउथ पोल ही हमेशा ऐसे रहेंगे। मतलब उस नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ साइड होगा, साउथ वाला साउथ की साइड। अब देखिए प्रतीक कैसे बने होते हैं मानचित्र पर। ये किसी भी मानचित्र का एक तीसरा प्रमुख घटक होता है जिसे सिंबल बोलते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियां, भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं, इनको दिखाना संभव नहीं होता है। अब हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं, कोई मान लीजिए मानचित्र यहाँ पर एक एक का घर बनाया जाए
ऊपर से यहाँ पर कुआं बना दिया जाए, यहाँ पर रेल बनाया जाए, भवन बनाए जाए, है ना, सड़कें, पुल, इतना कुछ एक मानचित्र पर नहीं बनाया जा सकता। अगर बना भी लेंगे तो उसको अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये इसलिए निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र और रेखाओं के माध्यम से इनको दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, मतलब मानचित्र हम बना सकते हैं और इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तथा आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तो आप इन सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं पहले जो प्रतीक दिए हुए हैं। ये देखिए ऐसे चित्र होते हैं जिसमें सबसे पहला चित्र है रेलवे लाइन दी हुई है। सबसे पहले के जो सिंबल है रेलवे लाइन के, इसमें भी अगर आप देखेंगे सबसे पहले होती है बड़ी लाइन। तो जब ऐसा चित्र बना होगा ब्लैक, है ना, और उसमें बीच बीच जो वाइट ये हो गए पट्टी होगी, तो ये बड़ी लाइन होती है रेलवे की बड़ी लाइन। उसके बाद आती है मीटर लाइन, ये वाली, और तीसरी होता है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, जैसे RS लिखा होगा रेलवे स्टेशन, यहाँ पर एक पटड़ी होगी और साइड में एक बॉक्स बना होगा, तो ये रेलवे स्टेशन को दर्शाएगा। इसके बाद सड़कों का, ये होती है पक्की सड़क और ये होती है कच्ची सड़क जो बीच में थोड़ी थोड़ी सी टूटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये कच्ची सड़क है तो यहाँ पर गड्ढे वगैरह बहुत मतलब ख़राब सड़क है, तो आप भाई ध्यान से चलिए, ठीक है। उसके बाद आती है सीमा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी बाउंड्री उसको ऐसे दर्शाते हैं मैप पर, राज्य की बाउंड्री को ऐसे और ज़िला को ऐसे। राज्य और अंतर्राष्ट्रीय में कंफ्यूज नहीं होना। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी उसको मोटे मोटे लाइनें और बिंदु से दर्शाया जाएगा, राज्यों को छोटे छोटे लाइनें और बिंदु से। उसके बाद नदी, ये है नदी का सिंबल। उसके बाद कुआं, ये ब्लैक कलर का बिंदु, ये होगा तालाब, देखने में तालाब लग रहा है ना, ये होता है नहर। तो नहर है ये, इसको हैंड पंप नहीं समझना, ये नहर है। उसके बाद आता है पुल, तो पुल की शेप कुछ ऐसी बनी होगी। यहाँ पर देखिए धर्म से रिलेटेड कुछ सिंबल दिए हुए हैं, जैसे मंदिर है ये, उसके बाद गिरजाघर है, ये मस्जिद बनी होती है और ये छतरी है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पे PO लिखा होगा, पोस्ट एवं टेलीग्राम पे PTO लिखा होगा और पुलिस स्टेशन पर PS लिखा होगा। P मीन्स पुलिस, S फॉर स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन। अब देखिए बस्ती और कब्रिस्तान, बस्तियाँ ऐसी बनी होंगी मानचित्र पर, कब्रिस्तान को ऐसे दर्शाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेड़ तो पता चल ही जाएंगे। उसके बाद घास, ये घास होता है ना, जो हम ड्राइंग बनाते हैं तब भी हम ऐसे ही घास बनाते हैं। तो ये सिंबल होंगे मानचित्र को समझने के लिए। इन सिंबलों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब पूरे विश्व में इसको रीड किया जा सकता है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ये प्रतीक चुने गए हैं कि भाई पेड़ ऐसे बने होंगे मानचित्र पर, मंदिर ऐसे, मस्जिद ऐसे, नदी, कुआं, तालाब, सड़कें कच्ची पक्की, सारा कुछ ऐसे बने होगा। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक और इस चित्र में दर्शाए गए। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल पानी वाले जो क्षेत्र हैं उनको दर्शाने के लिए, भूरा रंग पर्वत, पीला और रंग पठारों को दर्शाता है, हरा रंग मैदानों के लिए। तो कलर्स का भी यूज़ किया जाता है उनकी, ताकि ये देखने में हमें उनकी आसानी से समझ आए। यहाँ पर कुछ दिया, हम 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं। उसमें कहा है कि नदी किस दिशा में बह रही है। अब देखिए नदी ये है, हमें पता है ये नदी है तो अगर हम ये डायरेक्शन देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसका बहाव इधर है, एरो इधर बना तो इट मीन्स यहाँ बह रही, तो ये साउथ में बह रही है नदी। उसके बाद डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तो डुमरी गांव ये रहा ये रहा डुमरी गांव। तो इसके पास कौन सी, ये सड़क कौन सी है आप देखेंगे तो ये पक्की सड़क है। तो कच्ची सड़क हमने देखा तो थोड़ी टूटी टूटी थी, है ना। उसके बाद किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। सुंदरपुर गांव देखिए पहले कहाँ पर है, ये रहा। तो ये है रेलवे लाइन, ये भी। तो ये रेलवे लाइन के हम देख रहे थे, रेलवे लाइन जो है, हाँ बड़ी है ये रेलवे लाइन, तो उसके पास ये स्थित है। उसके बाद रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन है। अब देखिए रेलवे पुल जो है, ये देखिए रेलवे पुल है, तो
किस दिशा के पास जो बसंतपुर है वो है, ऊपर देख सकते हैं आप, नॉर्थ में है। तो ये है, मतलब कि ऐसे ही आप पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर RS रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस है ना, पोस्ट स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, विश्वविद्यालय। यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान बना हुआ है ना, मंदिर है इधर, और ये पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, ये गांव है, इधर तालाब है और ये पेड़ लगे हुए हैं। ये जो बड़ी लाइन है, रेलवे लाइन, यहाँ पर पुल बना हुआ है, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, नदी है। तो इसी तरह से हम इन सिंबल के माध्यम से किसी भी क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। रेखा चित्र क्या होता है कि एक आरेखन होता है जो कि पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए की जाती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बता सकता है। जैसे मैपिंग करवाते हैं ना कि यहाँ से जाओ, आप पहले सीधा जाओ, फिर राइट मुड़ना, उसके बाद लेफ़्ट मुड़ना, फिर आप बाएं मुड़ना, फिर आप सीधा जाना, फिर राइट मुड़ना, ऐसे करके। तो ये क्या होता है, एक जो मतलब कि रेखा चित्र होता है जो एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना किसी पैमाने की सहायता से भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई पैमाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए कि आप इसको 1 सेंटीमीटर को इतना माने, किलोमीटर को इतना। आप सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर होगा, उससे आपने सीधे जाना है, फिर आपने राइट मुड़ना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी रेखा चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाए तो इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। अब देखिए, एक होता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाना खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखा सकते। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो एक होता है खाका, जिसमें बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर इतना ही था। इसमें हमने बस यही देखा रेखा चित्र, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक, है ना। उसके बाद हमने देखा जो प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक मतलब सिंबल के अकॉर्डिंग कौन से मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, सिंबल कैसे कैसे होते हैं। तो ये सिंबल आपको अच्छे से पता हो, ये बेसिक सी जानकारी है ये सिंबलों की। अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये कहीं भी अगर हमें जाना हो तो हम आसानी से, जिनको नहीं भी किसी भाषा, कोई और भाषा आती, तो वहाँ इन सिंबलों के माध्यम से वो किसी भी एरिया का, किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।